शब्दरंग साहित्य एवं कला संस्थान बीकानेर के तत्वावधान में समाजवादी चिंतक सत्यनारायण पारीख की 101वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। स्थानीय नागरी भंडार स्थित महारानी सुदर्शन कला दीर्घा में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता इतिहासकार प्रोफेसर भंवर भादानी ने की। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि कवि कथाकार एवं भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ नई दिल्ली के एसोसिएट सचिव राजेंद्र जोशी थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि व्यंग्यकार संपादक डॉक्टर अजय जोशी एवं समीक्षक अशफाक कादरी रहे। इस अवसर पर उपस्थित कवियों, साहित्यकारों, राजनैतिक विश्लेषकों एवं समाज के प्रबुद्ध जनों ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला और उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। ये खुशनसीबी है हमारी कि आज शब्दरंग साहित्य एवं कला संस्थान बीकानेर की जानिब से स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज को बहुत कुछ देने वाले, नया फलसफा देने वाले, जिंदगी जीने का अंदाज देने वाले मरहूम तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसी शख्सियत जिस्मानी तौर पर जरूर अलग हो जाए लेकिन रूहानी तौर पर हमेशा हमारे दरमियान मौजूद रहती हैं। तो वो अजीम शख्सियत सत्यनारायण जी पारीख साहब, उनकी 101वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे प्रोफेसर डॉक्टर भंवर भादानी साहब को और आज के प्रोग्राम की सदारत का जिम्मा आप निभाएं। मौजूद मेहमानों से की बराए मेहरबानी आप मां सरस्वती के चित्र पर और मोहतरम सत्यनारायण जी पारीख के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करें। ये रवायत है हमारे देश की संस्कृति की कि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो न सिर्फ देवी देवताओं को याद किया जाता है, उनका आशीर्वाद दिया जाता है, बल्कि हम अपने बुजुर्गों को भी नहीं भूलते कि बुजुर्ग हमेशा हमारे सरपरस्त रहे, अपने आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसाते रहे। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान यही कर रहे हैं, अपनी आवाज की खुशबू से पूरी महफिल को महका देती है। इस मुराद आप समझ रहे होंगे मोहतरमा ज्योति वधवा रंजन और वंदना के जरिए अपनी अकीदत का इजहार करें। मोहतरमा ज्योति वधवा रंजना। या देवी सर्वभूतेषु संगीत रूपी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। मां सरस्वती के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। मां सरस्वती के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। दर्शन की दीक्षा में हम नैन कटोरी
करो उपहार नहीं हम हाथ पसारे आए हैं। माँ सरस्वती के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। दर्शन की भिक्षा लेने को हम नयन कटोरे लाए हैं। ईश्वर की कायनात जो ईश्वर ने बनाई है वो पूरा तसव्वुर इसमें आ जाता है कि जो परम दैवीय शक्ति परमेश्वरी शक्ति सर्वत्र व्याप्त है बूंद की वो बूंद कहीं और गिरती ही नहीं, वो चंदन पर ही गिरती है और उस बूंद का नाम है स्वाति, उस नक्षत्र का नाम है स्वाति। वो नक्षत्र इतना पावरफुल होता है कि उस बूंद को कहीं और नहीं गिरने देता। वो स्वाति वाणी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हम चाहेंगे कि ये स्वाति नक्षत्र अपने अल्फाज की बूंदों से तमाम माहौल को मुअत्तर कर दें। स्वाति शुक्रिया आपके आने से ये रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया आपके आने से ये रौनक तो बढ़ी, वरना महफिल जज्बात अधूरी रह जाती। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज दादा की 101वीं जयंती पर आप सभी गुणीजन हमारे बीच में मौजूद हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं नतमस्तक हूँ। सम्मानीय मंच भंवर भादानी साहब, नारायण जी गंगा, अशफाक कादरी साहब, अजय जोशी जी, राजेंद्र जोशी जी, आप सभी को मेरा नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास भावों की कमी नहीं है, शब्दों की जरूर है। और अगर शब्दों को भी बोलना चाहूँ तो समय की थोड़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप सभी अपना दादा के साथ जो आपने वक्त बिताया, जो आपने उनके साथ रहकर सीखा, उनके साथ समय बिताया, वो सब आप सब अनुभव आप हमारे साथ साझा करें। तो ये जो एक अमूल्य समय है वो मैं संजोकर अपनी स्मृतियों में हमेशा रखूंगी। ये सत्य स्मृति का जो एक पावन समारोह है, राजा रामचंद्र ने शब्दरंग साहित्य एवं कला संस्थान बीकानेर ने इसको आयोजित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से और आपके मार्गदर्शन से ये प्रोग्राम संभव हो पाया। दादा के बारे में क्या कहूँ, बचपन में उनकी अंगुली पकड़कर चली, उनकी गोदी में खेली और बाद में उनका स्नेह भरा स्पर्श एक संबल मेरे साथ हमेशा रहा, मेरा मार्गदर्शक रहा और वो आज भी मेरे साथ है। वो कहीं गए नहीं। जब भी मैं खुश होती हूँ तो दादा को याद करती हूँ, जब भी आंखें बंद होती है या कोई मुश्किल होती है तो मैं दादा को याद करती हूँ और सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और सारा अच्छा समय आ जाता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला, दादा का सानिध्य मिला, मार्गदर्शन मिला। पापा, मम्मी, भाई, बुआ, मासी आई हुई जयपुर से इस प्रोग्राम में, मामा जी भी दोनों बरपेटा से आए हैं। धन्यवाद, आप लोग आए, प्रोग्राम को सफल बनाया और उन्होंने जो सिखाया वो मालूम नहीं कितना सीख पाए हैं, लेकिन सीखने की कोशिश हर पल करती है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का भी प्रयास करते हैं और बस थोड़ा सा उनके जैसा सीखने की बनने की कोशिश कर रहे हैं। सहज होना, सरल होना, नम्र रहना, कभी किसी की बुराई नहीं करना, कोई बुरा शब्द नहीं कहना। कुछ भी अगर शब्द कहने होते, सपोज मैंने कह दिया कि ये तो दादा गंदा लग रहा है, नहीं बेटा गंदा नहीं कहते, ये तो अच्छा नहीं है, हल्का शब्द मत बोलो। बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन जीवन का सार है इसमें। मैं बहुत नतमस्तक हूँ, आभारी हूँ आप सभी की, मेरे दादा की, और वो हमारी यादों में हमेशा साथ है हमारे। इससे ज्यादा शायद कोई बोल नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनाब सत्यनारायण पारिक साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आपका प्रभाषण करें, मताना पढ़ें। जनाब राजा राम जी सोनकर साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं
आदरणीय सत्यनारायण जी पारिक को सदर नमन करता हूँ। आप यहाँ सारे पधारे, आपका मैं स्वागत करता हूँ। दीपचंद जी सांसला भी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। जो मैंने अनुभूत किया उनके साथ में, उनसे सुना, तो उस हिसाब से मैंने कुछ लिखा है, वो आपके समक्ष रख रहा हूं। बड़ा गरिमामय मंच है। वैसे एनडीटीवी के जो ब्यूरो चीफ है, जो संचालन कर रहे हैं आज के कार्यक्रम का, उन्होंने सभी के लिए बता दिया था, हमारे अतिथियों के लिए, इसलिए दोहराना नहीं चाहूंगा। मंच को नमन करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूं। बीकानेर के विकास हेतु समर्पित विभूति स्वतंत्रता सेनानी श्री सत्यनारायण पारिक। नागौर जिले के कल्याणपुरा पोस्ट थावला के एक किसान परिवार में 18 जुलाई 1923 को सत्यनारायण पारिक का जन्म हुआ। पारिक बचपन से ही प्रतिभाशाली, तेजस्वी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई। उच्च शिक्षा BA, MA बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में तथा LLB इंदौर मध्य प्रदेश से वर्ष 1946 में किया। विधि की शिक्षा पूरी कर सत्यनारायण जी पारिक ने तत्कालीन बीकानेर राज्य के हाईकोर्ट में वकालत प्रारंभ की। कुछ समय पश्चात आपकी नियुक्ति कस्टम विभाग में विधि सलाहकार के राजपत्रित पद पर हो गई। अपने सेवा काल में पदोन्नत होते होते आप कमिश्नर के उच्च पद तक पहुंच सकते थे, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। आपसे राज्य कर्मचारियों पर हो रहा अत्याचार देखा नहीं गया। सरकार की दमनात्मक नीति के विरोध में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और कर्मचारी आंदोलन को सही दिशा व गति प्रदान करते हुए अपने भावी सार्वजनिक जीवन का श्री गणेश किया। राजशाही के उस युग में डूंगर कॉलेज के प्रांगण में राष्ट्र ध्वज को सर्वप्रथम फहराने का श्रेय आपके नाम रहा। आपने MA का अध्ययन करते हुए बीकानेर के राज्य कर्मचारियों के आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसके परिणाम स्वरूप आपको कॉलेज से निकाल दिया गया। प्रजा परिषद के सक्रिय सदस्य के रूप में राजशाही के दमन चक्र का डटकर विरोध किया। सभी प्रतिबंधों के बावजूद यहाँ के समाचार अजमेर से निकलने वाले दैनिक नवज्योति में नियमित रूप से भेजते रहे। कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होते हैं। वैसे ही पारिक जी को एक जुझारू साथी व्यास जी के रूप में मिलने से हौसला बढ़ा। जनता की आम समस्याओं को लेकर कई आंदोलन हुए, जिसमें दोनों ने एक दूसरे का भरपूर सहयोग किया, जिससे समाजवादी गढ़ के रूप में बीकानेर की पहचान पूरे राजस्थान में बनी। शास्त्री मंत्रिमंडल के समय ध्वनि प्रसारक यंत्रों पर लगी रोक के विरोध में आंदोलन, किसान मजदूरों के आंदोलन, बजरी खनिकों का आंदोलन, रामसर में जिप्सम मजदूरों का आंदोलन, दूध निकासी आंदोलन, अनाज निकासी आंदोलन आदि आंदोलनों में स्वर्गीय मुरलीधर व्यास के साथ अनेकों बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। बीकानेर में 5 पांडवों के नाम से प्रसिद्ध रहे सर्वश्री बाबूलाल ओझा, भंवरलाल स्वर्णका, सत्यनारायण पारिक, मुरलीधर व्यास और भंवरलाल महात्मा की जोड़ी। इन 5 की जोड़ी जब कभी साथ दिखती तब जनता समझ जाती कि बीकानेर में कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है। यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधा मिले, ऐसे आंदोलन में भारत पाक विभाजन के समय आए शरणार्थियों और श्रमजीवी वर्ग ने शिक्षा की ज्योति जगाने के लिए स्वर्गीय नाथूराम खड़गावत व अन्य शिक्षा प्रेमियों के सहयोग से सन 1948 में एक रात्रिकालीन विद्यालय भारतीय विद्या मंदिर की स्थापना की, जिससे श्रमजीवी एवं प्रौढ़ वर्ग के लोग ज्ञानार्जन करके लाभान्वित हुए। शिक्षा की अलख जगाने हेतु वर्ष 1965 में बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाते हुए पहले सचिव बने। अब ये संस्था प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम संस्थाओं में स्थान रखती है। डॉक्टर सुशीला ओझा साहब, जैसा कि अभी राजा राम जी स्वर्णकाल में पारिक साहब के बारे में बताया, तो उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष जो मैंने देखा, मैं केवल उसी के बारे में ज्यादा बात करूंगी, बहुत विस्तार से आपने बताया है। बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति के संस्थापक सदस्य के रूप में उन्होंने हमेशा ही संस्था को आगे बढ़ाने में, उसको मजबूती देने में
बहुत ही सकारात्मक और सक्रिय भूमिका निभाई। पारिक साहब एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और मैं तो बहुत ही कम उम्र की थी। मैं अपने तो जब उनके सामने बात रखी गई तो उन्होंने कहा, उस समय अविनाश बहादुर जी भारतीय व्यवस्था सचिव थे और गणेश दास जी पुरोहित अकाउंटेंट थे। उनको कहा ये 23 लाख रुपया भारत सरकार ने जमा करा के आओ, और वो दोनों गए वहां जमा कराया और मंत्रालय में उन लोगों ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की कोई संस्था इतनी बड़ी राशि वापस देती है इस हिसाब से। तो ये सारे लोगों ने सीखा और उनके संस्कार आज भी जिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया और वो याद रखते हैं इस चीज को। और बीकानेर फ्रॉड शिक्षण समिति के इतिहास में तो ये है ही, बार बार की चर्चा की जाती है। लगभग 10 समय तक 10 या 12 साल तक, जहां तक मेरी स्मृति साथ दे इसके अध्यक्ष रहे, उसके पहले सचिव भी रहे थे, मानद सचिव। और इतना ही नहीं, लेकिन एक वैचारिक स्तर, एक वैचारिक मंच उनके सानिध्य में, जहां भी वो बैठते थे वो मंच होता था और सभी लोगों को उसमें मिलता था। समिति में जो रोजमर्रा की समस्या होती थी उनके सामने जब रखी जाती थी तो वो चुटकी में, मतलब समस्या होती नहीं थी, वो बिल्कुल हंसते पहले तो और फिर उसका समाधान हो जाता। तो रहे हैं उनके प्रति मैं अपना सम्मान व्यक्त करती हूँ, अपने परिवार की ओर से सम्मान व्यक्त करती हूँ और बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति का जो हमारा परिवार है, इस सब की तरफ से मैं पारिक साहब को नमन करती हूँ। अब मैं श्रीधर जी हमारे बीच में विराजमान है, आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके पास कोई संस्मरण हो तो साझा करें। जी बैठे थे, एक दुबला पतला और कपड़े जैसे सुदामा के जैसे कपड़े होते हैं, वो आया, गुरु जी नमस्कार नमस्कार, पाए लगो गुरु जी, पाए लगो। गुरु जी क्या बात है, क्या बात है? तो क्या आप बिजनेस में लड़ रहे हैं? 500 रुपया आपको दे रहा हूँ गुरु जी पे, देखिए भैया ये देखिए, तो आप वहाँ ऑफिस में जमा कर दीजिए। पैसे नहीं मिलता, आप ऑफिस में जमा करें। बाहर आप निकले, मैंने कहा पिताजी को, मैंने कहा ये शख्स कभी भी जीत नहीं सकेगा। और तुम कैसे कह सकते हो? मैं कह सकता हूँ, नेता वही है, वही जीतता है जो 4 की जगह 420 मांगे, बदमाशी करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, उससे झगड़ा गए और 500 की जगह क्या 500 लाया, 5,000 ला देते ना, वो कहता। लेकिन 500 को जो ठुकरा दिए, ये जीतने वाले शख्स नहीं है, ये पक्की बात कर लाभ किया। बहुत ज्यादा अध्ययनशील थे, मैंने उनको सोते या खाते के अलावा जब भी देखा है तब कोई ना कोई पुस्तक उनके हाथ में रहती थी। और पुस्तक भी जो मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे और उनके पढ़ने में अंतर क्या था, मैं हमेशा लेट के पढ़ता हूँ, उनको हमेशा सीधी कमर करके बैठे हुए पढ़ते ही देखा है। इस्तेमाल करें। पारिक साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी माला पहनाकर उनका इस्तेमाल करें। देश आजाद होने के बाद वे शांति से नहीं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आदर्श राजनीति की वो मिसाल थे। राजनीति के वो युग समाप्त हो गया। राजनीति में आदर्श होना यह किसी अजूबे जैसी बात से कम नहीं। समाजवादी नेता के रूप में आते थे, उन्होंने कोई भी काम किया, चाहे वे सचिव रहे, अध्यक्ष रहे, उन्होंने कार्यकर्ता के मन की बात को पहले समझा, उसके बाद वही निर्णय दिया जो कार्यकर्ताओं के मुख से आता। साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, भाई सत्यनारायण जी। मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय मजदूर नेता मुरलीधर व्यास और भाई श्री सत्यनारायण जी और साथी, जो मुझे सही सलाह देते हैं। यूं मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, इस मंडली के अंदर भाई सत्यनारायण जी, मुरलीधर जी, भंवरलाल जी,
रामेश्वर जी और जी महात्मा काफी लोग थे और माणिकचंद सोना भी इसके अंदर समाजवादी नेता थे। और भी नेता लोग थे जिनका नाम भाई राजाराम ने शब्द ले लिया है और राजाराम जी ने सारी स्थिति आपके सामने रख दी। साथियों को एक युग आंदोलनों का युग था जिस वक्त भाई सत्यनारायण जी पारिक, रामेश्वर जी पांड्या, माणिकचंद सोना और मुरलीधर व्यास जब बीकानेर की सड़कों पर निकलते थे कभी तो लोग यह कहते थे कि आज कुछ न कुछ होने वाला है, आज कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि आंदोलनों का युग था, जबरदस्त था। भाई सत्यनारायण जी मुरलीधर जी के साथ काफी आंदोलनों में से गए जिनकी सारी सूचना भाई राजाराम जी ने आपको दे दी। चाहे अनाज निकासी आंदोलन हो, चाहे दूध निकासी आंदोलन हो, चाहे जामसर मजदूर आंदोलन हो, चाहे जयपुर के अंदर बजरी खनन वालों का भूख मार्च हो, जल्दी उनको दोहराना नहीं चाहता। राजाराम जी ने कह दी, उनको मैं ज्यादा दोहराना नहीं चाहता। भाई राजेंद्र जी ने कह दी, बार बार कहने में मजा नहीं आता, लेकिन मेरे गुरु को मैं प्रणाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान। सबसे पहले तो मैं शिक्षाविद स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सत्यनारायण जी के 101वीं जयंती पर नमन करता हूँ कि मुझे आपने अवसर दिया। मैं पुनः स्वर्गीय सत्यनारायण जी पारिक साहब को नमन करता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि आप देखिए कि जब देश को आजाद कराने की जरूरत थी तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। जब देश में आजाद हो गया, शिक्षा की बात थी तो साक्षरता आंदोलन से जुड़ के काम किया। साहित्य के माध्यम से समाज को सुसंस्कृत करना है तो अपना साहित्य पढ़कर और रचकर जो है उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पारिक साहब थे, वो पारिक साहब जो है वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे। यहाँ पे बात चलती थी, दो पुत्रों का जिक्र हो रहा था, एक बड़े समय दो पुत्रों का जिक्र हो रहा था, एक कमल किशोर जी पारिक का और दूसरा जो आपके भवनाथ की सरकार जो जिनके बारे में भी आपकी जानकारी मिली, उनके पुत्र नारायण की सरकार। जिस प्रकार से भगवान की सरकार जो थे कि मुश्किलों को आसान से निकाल देते थे कि बेटे का समाधान निकाल दिया उन्होंने, काटे के बेटे का समाधान निकाल दिया कैसे उसका उपयोग करना है। और वही राजाराम जी में भी गुण मौजूद है कि कभी भी कोई ऐसी समस्या है तो उस समस्या का समाधान उसी तरह से जैसे बेटे का समाधान निकाला वैसे ये समाधान जो है राजाराम जी निकाल देते। ये संकल्प लेके जाए कि अगर हम जो है इस तरह की जो विभूतियां समाज में आती है उनका लगातार स्मरण करते रहे, उनके जो ज्ञान मिला है, जो उनसे प्रेरणा मिली है, जो उनसे जो हमें मार्गदर्शन मिला है, उसको हम निरंतर आगे बढ़ाते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। से खासतौर से निवेदन करूंगा कि इनकी जितनी बातें हैं उस पर एक ग्रंथ निकल जाए ताकि याद रहे कि कभी नारा दिया ना कि जब तक पूरा साथ रहेगा पारिक जी मेरा नाम रहेगा, वो नाम हमारी जुबान पे रहेगा, लेकिन लोग आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं होगा कि सत्यनारायण पारिक कौन थे। ये मेरी दरख्वास्त है, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हर आदमी से बीकानेर के बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनके बारे में यहाँ है नहीं, वो सब कुछ न कुछ जानते हैं पारिक जी के बारे में। लेना शुरू किया और मेरी सबसे शुरुआत जो हुई मुरलीधर जी व्यास और सत्यनारायण जी पारिक, मोहनलाल जी सोनदा, रामेश्वर जी पांड्या। आप उस वक्त का जब दौर याद करें तो आज आपको शर्म आएगी कि आज वो दौर कहाँ गया जिसमें आज हम इतने जुल्म सितम सह रहे हैं, उसके बारे में बोल नहीं पा रहे। उस दौर की बहुत यादें हैं कि किस तरीके से उन्होंने कितने आंदोलन, कितने कितने लाठियां खाई। सत्यनारायण जी पारिक का सबसे बड़ा उनका जो व्यक्तित्व था उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। आदमी सदाशय कैसा होता है। समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे, आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन राजनीति की जो व्याकरण है, जो जिस तरह की उहापोह जारी होती है, उससे वाकिफ नहीं थे।
और मुझे याद है जब आपने कहा कि माणिक चंद जी सुराणा जब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे तो हम उस वक्त वहीं बैठे थे और सत्यनारायण जी पारिक ने कहा कि अभी सूचना आने वाली है सर माणिक चंद जी सुराणा कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। 1 घंटे बाद माणिक चंद जी आ गए, उन्होंने कहा कांग्रेस ने मुझे लिया नहीं, मतलब ये कहा कि मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीजें ये पारिक जी को नागवार गुजरती थी कि जो समाजवादी आंदोलन से व्यक्ति निकले उनके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आ रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। उससे उनको पीड़ा होती थी कि एक व्यक्ति जो आंदोलनों से निकला है और जिसके खिलाफ हमने आंदोलन किए हैं आजादी के बाद, जिस सत्ता के खिलाफ किए हैं उसी सत्ता से हाथ मिलाना चाहता है। रहता था कि किसी तरीके से पारिक जी ये पुस्तक छपवा दीजिए, बीकानेर के इतिहास में इतनी बारीक जानकारी नहीं है लोगों को। मैं 1-2 साल के बाद मिला तो पता लगा वो पुस्तक छप गई किसी और नाम से। तो मैंने कहा पारिक जी किताब आपकी कहाँ गई? कहले क्या फर्क पड़ता है, किताब छप गई ना, किस नाम से भी छपे। ये सत्यनारायण पारिक मेहनत मैं करूं और मेरे नाम से गोविंद जी या कोई और किसी के नाम से छप जाए तो आप ये बताइए कैसा आपका रिएक्शन? उनका रिएक्शन बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कहा पुस्तक छप गई, जो जानकारी मेरी थी वो छप गई, किस नाम से छपी से क्या फर्क पड़ा? ये सदा शहता किसके पास थी? सत्यनारायण पारिक ये सब चीज सामने आई थी। इसके लिए मैं पुनः अपनी स्मरण करके आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सबसे पहले आप सब जो बता रहे हैं उन सबका आभार व्यक्त करूंगा, मंच का आभार व्यक्त करूंगा और डॉक्टर भवन बादानी जी से आग्रह करूंगा कि आप भी उनके ऊपर एक किताब का संपादन करें और उसको प्रकाश में आग्रह करूंगा।